हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन एक रिएक्शनरी फोर्स होता है जो इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट साइड लगता है और टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है। ठीक है, और ऐसे हमने एक पढ़ा था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें फ्रिक्शन में। उसके बाद इसके हम टाइप कर रहे थे, तो एक टाइप होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा जो टाइप होता है इसका वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है और उस पर हमने फोर्स लगाया फिर भी वो नहीं चल रही तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इसमें दो स्टेज होती है स्टैटिक में, एक तो ऑटो एडजस्टिंग और दूसरा इसमें लिमिटिंग। ऑटो एडजस्टिंग और लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक में भी दो स्टेज होती है, एक तो स्लाइडिंग और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। देखो ऑटो एडजस्टिंग का तो हमने किया था डिस्कस, फिर से बता दें। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगा हमने 1 न्यूटन, नहीं चला। 2 लगाया नहीं चला, 3 लगाया नहीं चला, 4 लगाया नहीं चला। क्यों नहीं चल रहा है? 1 लगाया तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग गया, वही क्या है, फ्रिक्शन है। फिर हमने 2 लगाया तो नहीं चला, फिर इसका मतलब 2 लग गया। 3 लगाया तो 3 लग गया होगा, 4 लगाया तो 4 लग गया होगा। ठीक है, जैसे हमने 5 लगाया तो 5 लगा, 5 से जैसे ज़्यादा लगाया तो क्या होगा, मूव करने लग गया। तो वो 5 उसकी क्या है, तो इसका इसमें पहले तो वो अपने आप क्या कर रहा है, ऑटो एडजस्ट कर रहा है। स्टैटिक ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ही था, 1 लगाया तो 1 लग गया था, 2 लगाया तो 2 लग गया, 3 एंड 5 तक वो अपने क्या करता रहा है, ऑटो एडजस्ट। उसके बाद उसकी भी एक एडजस्ट करने की लिमिट होती है, फिर 5 उसकी क्या आ गई, लिमिट। उसके बाद वो चलने लग गया। अब चलने लग गया तो इसका मतलब फिर कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। तो चलती हुई बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। और रुकी हुई अगर कोई बॉडी, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे फिर भी वो नहीं चल रही तो इसका मतलब उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक में दो होती कैटेगरी, स्लाइडिंग और रोलिंग। ठीक है, स्लाइडिंग मतलब कोई भी चीज ऐसे स्लाइड कर रही है, और रोलिंग मतलब कि ऐसे रोल कर रही है, तो तब उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो ये हमने पढ़ा था स्टैटिक में। ऑटो एडजस्टिंग पढ़ लिया था, लिमिटिंग पढ़ लिया था। ऑटो एडजस्टिंग जैसे मैंने बताया अपने आप को एडजस्ट करता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसके रूल्स पढ़ते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के। एक हमने ये पढ़ा था इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में कि ये हेल्प करता है मोशन को स्टार्ट करने में। इट हेल्प्स इन स्टार्टिंग मोशन, किसी मोशन को स्टार्ट करने में स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प करता है। जैसे हम चलते थे तभी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर चुके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में। अब पढ़ते हैं रूल्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ऑटो एडजस्ट, देखो स्टैटिक के अंदर हम उसी की पढ़ेंगे लिमिटिंग, क्योंकि ऑटो एडजस्टिंग तो मतलब अपने आप को एडजस्ट कर रहा है तो उसकी एक फिक्स वैल्यू है ही नहीं। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टेट, इसलिए हम इस कैटेगरी में इसी को भी पढ़ते हैं, लिमिटिंग को। क्योंकि ऑटो एडजस्टिंग तो अपने आप को ऑटो एडजस्ट, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो रूल्स, इसका पहला रूल है, फर्स्ट रूल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू limiting friction is directly proportional to normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन के ये डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल। कैसे, देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर, तो अर्थ इसको खींच रही नीचे इस साइड, वो तो होता है वेट। ठीक है, जैसे इसको अर्थ ऐसे खींच नीचे आ रहा है, लेकिन ये सरफेस टच कर गया तो अब ये रुक गया। कोई भी चीज कब रुकती है, जब उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगते हैं। तो ये इसके जब ये नीचे आ रहा था अनबैलेंस फोर्स था, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा था mg, लेकिन जब ये नीचे आई तो इसने mg फोर्स लगाया, तो इस सरफेस ने इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे, एक रिएक्शन का फोर्स लगा रहे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। आर से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब देखो इसमें हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं चला, 5 न्यूटन पे चला, वही चीज कि 1 लगाया नहीं चला, 2 लगाया तो भी नहीं चला, 3 लगाया तो भी नहीं चला। जैसे ही 5 से हमने लगाया ज्यादा चल पड़ा। अब हमने क्या किया, इसकी जगह एक दूसरा ब्लॉक लेके आए,
वो उससे हैवी था। एक हमने वो लिया, दूसरा बोलो कि ये बोल सकते हैं इसके ऊपर हमने एक और रख दिया। तो देखो पहले ये जब था तो ये mg वेट के कारण अर्थ नीचे, या नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स नीचे उतना ही ऊपर लग रहा है, तभी तो ये एट रेस्ट है। अगर मान लो नीचे वाला होता ज्यादा तो ये कौन साइड आने लग जाता, नीचे की तरफ आने लग जाता, ऊपर वाला ज्यादा होता है ऊपर की तरफ जाने लग जाता। लेकिन ये दोनों इक्वल है इसलिए एट रेस्ट है, ठीक है। तो R इक्वल टू mg हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर और ज्यादा वेट रख दे, एक ब्लॉक हमने ऐसे ही और रख दिया, तो हमने 1 न्यूटन लगाया, 5 पे चल रहा था, अब चलेगा कितने पे, 10 पे, तो फ्रिक्शन बढ़ गया। पहले तो फ्रिक्शन क्या था, 1 लगाया तो 1 था, 2 लगाया 2 था, 3 लगाया 3 था, 4 लगाया 4 था, 5 लगाया तो 5 था। लेकिन अब हम देख रहे हैं 10 तक लगा नहीं चल रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये फ्रिक्शन किसके कारण बढ़ा, वेट के कारण, क्योंकि R क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन वेट ही होता है, ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके लॉज ऑफ मोशन में। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को हम स्मॉल f से करते हैं डिनोट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। क्योंकि देखो जब हम इसके ऊपर हैवी बॉक्स रख देंगे तो हैवी बॉक्स का वेट बढ़ जाएगा, ये वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मास बढ़ गया, उसका मास बढ़ने से R बढ़ गया, और R बढ़ने से फ्रिक्शन उसका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। जैसे हमने पहले 5 kg का रखा था, फिर जैसे 5 kg का रखा था तो 5 न्यूटन में वो चला, फिर हमने जैसे 10 kg रखा, तो 5 kg रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन 5 kg के अकॉर्डिंग लगेगा, 10 kg रखेंगे तो 10 kg के अकॉर्डिंग, और 10 kg केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो फ्रिक्शन इज डायरेक्शनल टू R। अब हमने इस डायरेक्टली को हटाने के लिए क्या यूज किया, एक कांस्टेंट यूज किया म्यू एल। तो ये म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेयर म्यू एल is coefficient of limiting friction, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो एक बार फिर से लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होती है, वेट होती है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा उतने उसके ऊपर क्या लग जाता है, फ्रिक्शन लग जाता है। तो लिमिटिंग जैसे हमने ये रखा तो हमने देखा 1 न्यूटन फोर्स लगा इधर, जैसे हमने ये एक बॉक्स रखा तो हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं चला, इसका मतलब 1 न्यूटन इसके ऊपर क्या लग गया होगा, फ्रिक्शन। फिर हमने लगाया 2 न्यूटन, नहीं चला, इसका मतलब 2 इसके ऊपर फ्रिक्शन लग गया होगा। फिर हमने लगाया 3 न्यूटन, तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 लग गया होगा। उसके बाद जैसे हमने 4 लगाया तो भी नहीं चला, तो 4 लग गया हो गया। 5 लगाया तो भी नहीं चला, 5 लग गया। अब जैसे हमने 5 शो किया जाता है ये मूव करने लग गया, इसका मतलब 5 न्यूटन इसके क्या है, ये इस साइड लग रहा है फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है, तो इसमें मतलब 5 न्यूटन क्या लग रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये है इसमें फ्रिक्शन। अब हमने क्या किया कि ऐसा ही एक बॉक्स और रख दिया इसके ऊपर, तो ऐसा ही एक बॉक्स हमने रख दिया, तो ये 10 न्यूटन तक नहीं चलेगा, 10 से जब वो लगाएंगे जाते क्योंकि एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले इसके कारण वो लग रही थी, इसका वेट इस साइड था तो नॉर्मल रिएक्शन इस साइड थी, लेकिन अब वेट बढ़ गया तो mg फोर्स क्या लगे ज्यादा, तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की ज्यादा। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, वेट ही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली को हटाने के क्या यूज किया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये आगे कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले इसके एक बार वो लिख लेते हैं रूल, तो फर्स्ट रूल ये हो गया। उसके बाद सेकंड रूल नंबर सेकंड रूल है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन surface area in contact, limiting friction do not depend on surface area in contact। surface area in contact का मतलब ये है कि जैसे ये हमने लिया ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे रखो जी, ऐसे रखो, ऐसे जब रखेंगे तो ये सरफेस कांटेक्ट में आएगा, ऐसे रखेंगे तो ये छोटा सरफेस आएगा एरिया इसमें कांटेक्ट में, तो इसके ऊपर नहीं करता डिपेंड लिमिटिंग। जैसे हमने ऐसे रखा तो हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, नहीं चला, 2 लगाया नहीं चला, 3 लगाया नहीं चला, 4 लगाया नहीं चला, 5 पे नहीं चला, 5 से ज्यादा लगा तब चला, तो इसका मतलब 5 न्यूटन इसकी क्या है, उसकी लिमिट है फ्रिक्शन की, क्योंकि 1 लगाया तो 1 लग रहा होगा, 2 लगाया तो 2 लग रहा होगा, तो ऐसे 5 है। इसको ऐसे रखेंगे तो भी
कितने चलेगा, 5 से ज़्यादा चलेगा। तो ये सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में है उस पर नहीं कर डिपेंड। कारण देखो क्या है कि जैसे हमने वही ऑब्जेक्ट लिया, यही लिया ऑब्जेक्ट, तो जैसे ये आ रहा था 10 न्यूटन से नीचे, तो हमने यहाँ पे ऐसे रख रखा, तो 10 न्यूटन इसके ऊपर क्या लग गया, नॉर्मल रिएक्शन, तो वही क्या है, वेट। अब जैसे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, इसका वेट कितना रहना है, 10 न्यूटन रहना, और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, वेट पे करता है। तो इसको चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, इसका वेट वही रहना है। वेट इसका कब चेंज होगा, जब ऐसा ही ब्लॉक इसके ऊपर रख दे, तब फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी चेंज। तो सेकंड पॉइंट, फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। थर्ड पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पे करता है डिपेंड, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो नेचर है सरफेस का, जैसे ये है एग्जांपल, इसी का ले रहा हूं एग्जांपल, इसको हमने एक प्लेन सरफेस के ऊपर रख दिया, जैसे कांच के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स लगा 1 न्यूटन, नहीं चला, 2 लगा नहीं चला, 2 से लगाया ज़्यादा चल गया। हमने क्या किया, इसको रखा, जैसे अब जब उसके ऊपर रखा था कांच की टेबल पे, तो सरफेस कौन कौन सी कॉन्टैक्ट में थी, वुड प्लस ग्लास, तो वुड और ग्लास हो गया एक सरफेस। दूसरा फिर हमने इसको रख दिया रेत में, तो हमने 1 लगाया नहीं चला, 2 लगाया नहीं चला, 3 लगाया तो नहीं चला, 4 लगाया तो नहीं चला, 5। तो इसका मतलब अब उसकी सरफेस चेंज होगी। जब ये बिल्कुल प्लेन ग्लास पे रखा था तो 2 से ज़्यादा लगाने पे या 3 से लगाया ज़्यादा तो ये चल पड़ा था, लेकिन अब ये 5 से ज़्यादा लगाए तब चल रहा है। तो क्यों इसमें हो गया फ्रिक्शन चेंज, इसे फ्रिक्शन चेंज हो गया क्योंकि नेचर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस का नेचर वो चेंज हो गया। पहले क्या था, वुड प्लस ग्लास, अब क्या है, वुड प्लस सैंड, रेत में, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि बाइक रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है, तो अगर मान लो ऑयल उसके ऊपर सड़क, उसके ऊपर ऑयल पड़ा हुआ है, तो हम देखें बाइक हो जाती है, उसमें स्लिप हो जाती है, क्योंकि वो सरफेस होगी चेंज, ठीक है, तो उसके कारण फ्रिक्शन की जो है वैल्यू वो भी हो जाती है चेंज। तो सरफेस के ऊपर करता है डिपेंड, ठीक है। जैसे हमने जैसे 2 पेज लिए और 2 पेज को हम ऐसे कर रहे हैं, कॉपी के पेज लिए 2 पेज को ऐसे कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वो मूव करते हैं इजीली, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम है। लेकिन हमने जैसे बीच में वो लगा दिया, उसमें जैसे फेविकोल लगा दिया, अब हम उसको ऐसे फोर्स लगा रहे, लेकिन मूव नहीं करे, क्यों, क्योंकि अब उसके बीच का सरफेस हो गया चेंज, इसलिए वो उसका फ्रिक्शन भी चेंज हो गया। उसके बाद 4, अब इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन तो वही होती है जो उसकी होती है फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू, आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन। तो इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है डायरेक्शन। तो ये इसके रूल हो गए लिमिटिंग फ्रिक्शन के। पहला, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, डू नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, कैसे भी रखो, ठीक है। तीसरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर, जैसे वुड प्लस वुड के बीच में अलग होगा, वुड प्लस वाटर के बीच में अलग होगा, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग होगा ये। चौथा, डायरेक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू इंटेंशनल मोशन, जो इंटेंशनल मोशन होगा उसी की होती है अपोजिट, जो हमने पीछे पढ़ा। अब हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये म्यू है, इसकी वैल्यू हम प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि देखो ये म्यू है, जैसे हम एग्जाम्पल में बताया, इसको हमने रखा कांच की टेबल पे, फिर हमने इसको रखा रेत के अंदर, फिर रखा इसको, जैसे जो टेबल थी उसके ऊपर पानी बिखरा हुआ था, पानी के ऊपर रख दिया, तो पानी, तो इसमें सरफेस चेंज कर रहे हैं, तो सरफेस जब वो करेंगे चेंज, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अलग अलग सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम इसमें निकालेंगे। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन
रिलेटिव फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो उसके लिए हमने किए, ये एक पुली है, मासलेस पुली है, तो इससे हमने एक वेट को ऐसे रख दिया, ये एक वेट है, इसका वेट हमने मान लिया स्मॉल एम, कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है। और इससे ये स्ट्रिंग की हेल्प से हमने यहाँ एक वेट और लटका दी, इसका मास है स्मॉल एम। तो अब हमने क्या किया, देखो बात करें इसकी, क्योंकि इसके साथ ही कांटेक्ट में है सरफेस, तो इसके ऊपर इस साइड अप्लाइड फोर्स लग रहा है, क्योंकि यही फोर्स है, यही इसको खींच रहा है। अब हमने जैसे यहाँ सरफेस और रखी अलग अलग, जैसे यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा है तो हमने रख दिया कांच की मेज पे, फिर लकड़ी का टुकड़ा जैसे लकड़ी की मेज पे रख दिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ इसके ऊपर वो डाल दिया, रेत डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ऐसे ऐसे हम इसमें चेंज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये एम है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस साइड एम जी, तो ये एम जी इसको खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, देखो पहले कोई भी वो नहीं था वेट, सपोज करो पहले कोई वेट नहीं था, तो ये रुका हुआ था, ठीक है। ये भी है कब कंडीशन, ये है एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या है कि पहले कोई वेट नहीं तो नहीं चला, फिर हमने वेट यहाँ से ये यहाँ बढ़ाया वेट, फिर हमने एक इसमें यहाँ पे 1 kg रखा, जैसे पहले रखा यहाँ पे कोई वेट नहीं था, फिर हमने 1 ग्राम रखा, सपोज लेते हैं 1 ग्राम, नहीं चला, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इस साइड क्या लग गया होगा, फ्रिक्शन लग गया होगा, तभी नहीं चला। 2 ग्राम रखा नहीं चला, 3 ग्राम रखा नहीं चला, 5 ग्राम रखा नहीं चला, 5 ग्राम से हम रखेंगे ज़्यादा तब चलेगा, तो 5 ग्राम इसकी क्या है, एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो इसकी स्टेज है। तो फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड, अप्लाइड फोर्स इस साइड है, इस साइड काम करेगा इसका वेट एम जी, और ऊपर की तरफ कौन काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर तरफ काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने इसके ऊपर इसका बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। हम बात करें इसकी, क्योंकि इससे तो हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट है, ये तो एफर्ट है, इस साइड हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और ये है लोड, इस साइड है लोड, ये लोड है, इसको हम खींच रहे हैं। पहले 1 ग्राम देखा हम, नहीं चला, 2 ग्राम से नहीं चला, 3 से नहीं चला, तो इसका मतलब यहाँ हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और एफर्ट कितना है, एम जी फोर्स की। अब एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन, क्योंकि पहले फोर्स कितना लग रहा था, 1 ग्राम के इक्वल, मतलब 1 ग्राम के वेट के इक्वल, फिर उसके बाद 2 ग्राम के इक्वल, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के टाइम के बाद, तो 5 तक तो ये क्या है, फ्रिक्शन इसके इक्वल है। 5 से वो करेंगे ज़्यादा तक ये चलने लग गया, तो इसका मतलब अब फ्रिक्शन की लिमिट खत्म होगी। तो एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या रहेगा, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स तो कितना कर रहे हैं अप्लाई, एम जी, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा था इसका रूल में, म्यू इंटू आर, तो एम जी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, क्यों, क्योंकि ये ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, उस टाइम ये आर इज इक्वल टू एम जी है, तो यहाँ पुट करते हैं एम इंटू जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू निकालते हैं म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एम पता होगा हमें, एम क्या एफर्ट की कितने में चला, जैसे मान लो 10 ग्राम के अंदर ये 5 ग्राम में चलने लग गया, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 5 ग्राम, और ये जो लोड है इसकी वैल्यू पता है, जैसे मान लो ये 20 ग्राम का है, जैसे ये तो है 5 ग्राम के में चला, और ये है 20 ग्राम का, तो इसका कितना आ गया 1/4, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया 0.25। ये किस सरफेस का आया, इसका, ठीक है। सरफेस ये कौन कौन सी है, वो जैसे ये हो गया वुड का, और ये नीचे है गिलास का, ठीक है, वो हम इसमें चेक कर, फिर तो ऐसे हम म्यू की वैल्यू चेक करते हैं। तो ऊपर तो है म्यू इज इक्वल टू एम, एम तो क्या है, एफर्ट है, एफर्ट कर अप्लाई, और ये कैपिटल एम क्या है, लोड है, ये तो एफर्ट अपॉन लोड। तो यहाँ पे हमने फिर जैसे सरफेस चेंज कर दी, इसके बीच में गोंद लगा दी, ठीक है, वो लगा दी फेविकोल। अब हमने यहाँ पे 1 ग्राम लटकाया, नहीं चला, 2 पे नहीं चला, 3, 5 तक नहीं चला, 6, 7, 8, 9, 10, 15 पे चला,
ठीक है, तो 15 यहाँ रख देंगे, 15 अपॉन इसकी वैल्यू जैसे जो वैल्यू होगी पुट कर देंगे। तो इसका मतलब अब म्यू की वैल्यू क्या होगी, अब म्यू की वैल्यू किस किस के बीच होगी, वुड और उसके बीच में क्या है, फेविकोल के बीच में। तो ऐसे हम अलग अलग रेफरेंस सरफेस उससे क्या निकाल लेंगे, म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी दिए हुए बुक के अंदर, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हम करेंगे इसमें। तो ये है कैलकुलेशन जिससे हम क्या निकालते हैं, म्यू की वैल्यू निकालते हैं। एक बार फिर से कि हमने क्या लिया, एक पुली लिए और उससे स्ट्रिंग के हेल्प से एक साइड तो वेट, एक साइड ये फ्री एंड छोड़ दिया, दूसरी साइड ये हमने लटका दिया, सॉरी इसके ऊपर रख दिया, मतलब कोई भी सरफेस है, टेबल है, फिर हमने यहाँ पे वेट लटका है, 1 ग्राम नहीं चला, 2 ग्राम नहीं चला, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स अब कौन सा हो गया, इस वेट के इक्वल हो गया, जितना भारी वेट होगा उतना अप्लाइड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। इस साइड में फोर्स लग रहा हूँ एम जी है ये, क्योंकि यही फोर्स इसको खींचेगा, तो अप्लाइड फोर्स एम जी हो गया। नहीं चल रहा तो इसका मतलब जब तक नहीं चलेगा तब तक क्या है, ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल है। ठीक है, लिमिटिंग के टाइम पे क्या है, ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल है, तो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया एम जी, और ये हो गया इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, और लिमिटिंग जो है फ्रिक्शन उसकी वैल्यू क्या है, म्यू इंटू आर। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये अब देखो एम जी अप्लाइड फोर्स एम जी, म्यू आर की वैल्यू, आर यहाँ पे है किसका, इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल, तो आर इक्वल टू एम जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू आ गई कैपिटल सॉरी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है, एफर्ट जो हम लगा रहे हैं, और कैपिटल एम क्या है, लोड जिसको खींचने के लिए एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछ जाता है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया यही इसमें कि यहाँ पे कैपिटल एम की वैल्यू है 1000 kg, जो यहाँ पे मास रखा हुआ है 1000 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ये है 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया हुआ है किसके बीच में। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है क्या, ये मतलब यह सरफेस के बीच में कि ये ब्लॉक की सरफेस ये और ये टेबल की सरफेस, उसका म्यू दे दिया, तो कितना एफर्ट चाहिए, कितना एफर्ट चाहिए इसको खींचने, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे 3 चीज़ दी है, तो तीनों में से कोई 2 चीज़ दी, जैसे 2 दे रखी और चौथी सॉरी तीसरी पूछ ली, तो म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो यहाँ से हमें स्मॉल एम चाहिए, तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू कैपिटल एम, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 1000, तो हमें यहाँ पे 300 kg का मास चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हम जैसे हमने 1 kg रखा नहीं चलेगा, 50 kg रखा तो नहीं चलेगा, 100 kg रखा तो नहीं चलेगा, फिर हमने क्या 200 kg, 300 kg रखा तो नहीं चलेगा, 300 से जैसे हम ज़्यादा देखे चल 300 kg की है लिमिट, तो यहाँ पे एफर्ट कितना चाहिए 300 kg। तो अभी हमने एक पॉइंट लिखा था नेचर ऑफ सरफेस पे करता है डिपेंड, जैसे हमने एग्जाम्पल ये ले लिया कि यही है बिल्कुल सेम कि मास हमने वही रखा 1000 kg, और अब हमने इसकी जो ये सरफेस है इसको ऑयली कर दिया। ठीक है, ग्रीस वगैरह इसके ऊपर हमने लगा दी, तो म्यू इसका हो गया अब सरफेस का 0.01। ठीक है, जैसे हमने क्या किया पहले तो ये रखा था ब्लॉक इसके ऊपर टेबल के, अब ब्लॉक और टेबल के बीच हमने क्या लगा दिया, उस पर ग्रीस लगा दी। ठीक है, तो म्यू कितना हो गया 0.01। अब एफर्ट कितना चाहिए, अब हमें एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू एम, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.01, और एम कितना हो गया, एम वही है 1000, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 10 kg आ जाएगी। मतलब अब जैसे 10 kg वेट है उसी से ये चलने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि अब फ्रिक्शन इसमें कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चेंज कर दी हमने। ठीक है, नेचर ऑफ जो है सरफेस वो हमने चेंज कर दी। तो हम इसमें करते क्या है कि जब स्लाइड करते हैं, जैसे एक तरह से ये भी दे सकते हैं कि पहले ये क्या कर रहा था, स्लाइड इसके नीचे हमने लगा दी पहिए लगा दी, तो पहिए लगाने से क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये 10 kg में ही नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू चेक करने। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इसके अंदर 3 और दिए हुए चीज़ें, तो इसमें कोई भी 2 चीज़ें दी होगी और एक चीज़ पूछ सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सो नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये है, टेबल इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है,
अब इसके ऊपर इस साइड तो काम कर रहा है इसका वेट mg, ऊपर की तरफ कौन काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये n से हम इसको करें डिनोट, क्योंकि इसमें हम यहाँ रिजल्टेंट के लिए यूज करेंगे r, इसलिए लिया ये। ठीक है, कुछ बुक में n भी दिया हो, किसी में r भी दिया हो। अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इस साइड फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स, इसको मूव करवाने के लिए। तो इस साइड इसका इंटेंशन है, तो इंटेंशन से अपोजिट क्या लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। ये इसमें भी अब ये अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन लग गया इस साइड, फिर हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फिर फ्रिक्शन उसमें बढ़ गया, नहीं चला। फिर ये भी वही कंडीशन है एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या लिख लेते हैं, ये जो कंडीशन है वो है एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वही टाइम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे हमने 1 न्यूटन लगा, नहीं चला, 2 लगा, नहीं चला, तो 10 पे चला, तो 10 से मतलब ज़्यादा, तो 10 क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखो इसमें हमने यहाँ रिजल्टेंट निकाला किसका, नॉर्मल और फ्रिक्शन का, तो ये हमने निकाला इसका रिजल्टेंट आर। ठीक है, ये हमने आर लेना था इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज किया। तो इनके बीच में जो होता है एंगल, ये थीटा, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या, अब इसको ये एंगल क्यों लेते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड resultant of normal reaction and ये किसका रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का। ठीक है, ये एंगल। अब ये एंगल देखो, ये किस किसके बीच एंगल है, नॉर्मल और ये आर, और ये आर किस किसका रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। क्योंकि देखो ये एक वेक्टर था, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड है और ये फ्रिक्शन इस साइड, तो इससे हमने एक पैरालेलोग्राम कंप्लीट की, जो क्या बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है। तो इस साइड आर का अब हमने ये क्यों लिया एंगल, देखो एंगल ये लिया इसलिए क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन को अगर बढ़ा देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन से ये एंगल होता है, फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो एंगल भी बढ़ता है। फ्रिक्शन अगर बढ़ गया कि ये होगी लेंथ, तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसे आएगा ये रिजल्टेंट, तो ये एंगल भी क्या हो गया, इसका बढ़ गया। देखो फ्रिक्शन की लेंथ हमने क्या कर दी ज़्यादा, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब एंगल ऐसा होना चाहिए जो फ्रिक्शन के साथ रिलेटेड हो, कि फ्रिक्शन बढ़े तो वो भी बढ़े। तो हमने क्या देखा कि ये फ्रिक्शन, मान लो हमने ये सरफेस अलग रखा है इसमें, तो ये फ्रिक्शन ऐसे बढ़ गया। तो अब हमें कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, हमने यहाँ पे फिर से वही कंप्लीट की, तो ये क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये आ गया रिजल्टेंट, तो एंगल ये बढ़ गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शन अगर बढ़ गया तो एंगल बढ़ गया, और अगर और बढ़ा देंगे फ्रिक्शन, हमने इतना कर दिया, तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा इतना। तो अब एंगल इसमें देखो और बढ़ गया, तो ये फ्रिक्शन बढ़ने से यही एक एंगल बढ़ रहा है, बाकी ये क्या हो रहा है, दूसरा उल्टा कम हो रहा है इसमें एंगल। ये जो था कल की ये थीटा था, ये था दूसरा एंगल, तो ये तो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इतना हो गया फिर इतना हो गया। तो फ्रिक्शन से तो ये रिलेटेड है, कौन सा, थीटा, तो इसलिए हम इसको ये एंगल लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड, इसलिए हमने ये एंगल लिया है। और फिर से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमने इसलिए लिया है क्योंकि यही एंगल, फ्रिक्शन अगर बढ़ता है तो ये एंगल बढ़ता है, इसलिए हमने ये लिया। ये हमने वेट रखा, ब्लॉक इसके ऊपर इस साइड काम कर रहा है mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और इस साइड हम अप्लाइड फोर्स, राइट साइड अप्लाइड फोर्स, और इससे अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन और इसके ये रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ये एंगल थीटा। तो ये हो गया एंगल थीटा। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे देखो ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये यहाँ पे ये लेते हैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल नाम लेते हैं ओ ए बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी ये हमने ट्राइंगल बना लिया इससे।
तो ये तो क्या है, ये फ्रिक्शन के हो गए इक्वल। क्यों? क्योंकि ये जो है एरो ये किसको शो कर रहा है, फ्रिक्शन। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये क्या बन रही है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो ये फ्रिक्शन हो गया। और ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को। और ये एंगल है थीटा। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये ए, ये बी और ये ओ। ठीक है, ये ट्रायंगल लिया हमने ये। तो ये तो किसको शो कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को। ये किसको शो कर रहा है, फ्रिक्शन। क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, फ्रिक्शन। और ये इसके अपोजिट है, इक्वल होंगे, तो फ्रिक्शन को शो करेगा। तो यहाँ से हम tan थीटा का निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का क्या आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन को n से डिनोट करते हैं, अपॉन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना है, f है। तो tan थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन फ्रिक्शन, यहाँ लिख लेते हैं उसमें। तो tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अपॉन फ्रिक्शन। अब नॉर्मल जो है रिएक्शन उसको आर ले रखा हमने, वहां पे मैंने इसलिए लिया था क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इस केस के बीच में। ये एन था, ये आर था, इसलिए। ठीक है, तो अब हम इसमें वही लेंगे, आर ही लेंगे अपॉन फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, पीछे हमने ये पढ़ा था, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये था। तो यह क्या पुट कर देंगे, सॉरी इसमें ये हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये बनी ट्रायंगल। तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया उस टाइम। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या, म्यू इंटू आर, और नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या, आर। तो आर से आर कैंसिल, तो टेन, ये म्यू किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के। और ये म्यू एल है, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन ली है, एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक फॉर्मूला ये भी है। तो ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो म्यू की ये आ गई टेन थीटा। आगे हम इसमें प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट करेंगे कि दो सरफेस के बीच म्यू की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली हम आगे करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल होगी इसकी डेफिनेशन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड ये क्या है, ये रिजल्टेंट किसका है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का, तो उसके बीच का एंगल है। ठीक है, मैथमेटिकली हमने देखा कि ये है नॉर्मल रिएक्शन और ये क्या है, फ्रिक्शन। क्योंकि ये फ्रिक्शन है तो इससे अपोजिट वाला सेम होगा। ये क्या बन रही है, ये रेक्टेंगल यहाँ बनेगी, स्क्वायर बनेगा, तो ये हो गया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन म्यू इनटू आर होता है, नॉर्मल रिएक्शन आर। ये यहाँ पे तो एन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ इसको हम आर ले रहे हैं। ठीक है, रिजल्टेंट ये इसलिए आर लिया, तो यहाँ पे आर ही लेंगे इसको। तो म्यू इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा। तो ये एक थ्योरेटिकल होगी इसकी डेफिनेशन। आगे हम इसकी प्रैक्टिकल वो पढ़ेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।